गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब पर राष्ट्रपति के पद को लेकर जो हमारी क्लासेस चल रही है उसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप सभी का अपार स्नेह प्रेम हमें देखने को मिला है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स यूट्यूब चैनल पे भी आए हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज आए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रपति के पद को लेकर आगे की और चर्चा करते हैं कि उसके चुनाव से जुड़े हुए और कौन कौन से मुद्दे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में अपन ने ये पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 52 के अंदर है। राष्ट्रपति में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 53 के अंदर इस बात का उल्लेख था। अनुच्छेद 54, ध्यान रखना, अनुच्छेद 54 मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ। अनुच्छेद 54 से जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल अपन से पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अपितु राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों को लेकर अपन ने चर्चा की थी। एक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। नंबर 2, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। नंबर 3, दिल्ली व पांडिचेरी के विधान संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी की संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने का जो निर्णय है वो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लिया गया। और वहाँ पे मैंने एक चर्चा और की थी, 70वें संविधान संशोधन 1992 को जो डिसीजन हुआ था कि दिल्ली व पुदुचेरी जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ये चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये संविधान संशोधन जो है वो 1995 में लागू हुआ था। इस वजह से इन दोनों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा जो क्षेत्र थे, इन्होंने 10वें राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। ध्यान रखना, जो 1992 में हुआ था, भाग नहीं लिया था। जो 1992 में निर्वाचन हुआ था, जिसमें आपके शंकर दयाल शर्मा नए राष्ट्रपति बन के आए थे। ये फैक्ट ध्यान दीजिएगा। 70वां संविधान संशोधन 1992 1995 में लागू हुआ है। इसी वजह से दिल्ली और पुदुचेरी की संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने 10वें राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। शंकर दयाल शर्मा के समय इन्होंने भाग लिया था 1997 वाले चुनावों के अंतर्गत, जो 11वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे। 11वें राष्ट्रपति चुनावों में इन्होंने भाग लिया था, जिस समय KR नारायणन के चुनावों में। क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा। ये एक फैक्टर की चर्चा अब मैं कर चुका हूं। अब इतनी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है कि किस प्रकार से चुनाव होते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया की मैंने चर्चा की थी अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। अनुच्छेद 55 कहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति की गुप्त मतदान पद्धति से चुनाव होते हैं। ठीक है ना? उस मतदान जो होते हैं वो आपके किस तरीके से दिए जाते हैं, वरीयता क्रम के आधार पर दिए जाते हैं। मतगणना भी वरीयता के आधार पर निश्चित होती है। उसके आगे की चर्चा अपन को करनी थी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिएगा, और अपन को निर्वाचन से संबंधित क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। निर्वाचन से संबंधित और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, देखिएगा जरा।
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले विधायकों व सांसदों के मतों का मूल्य निकाला जाता है, ध्यान रखना। मतों का मूल्य निकाला जाता है। क्लियर है? मतों का मूल्य निकाला जाता है। अब देखना, प्रत्येक विधायक का और प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, प्रत्येक विधायक का अगर मत मूल्य निकालना हो, प्रत्येक विधायक का मत मूल्य अगर निकालना हो तो उसके लिए आप क्या सूत्र लगाओगे? उसके लिए एक सूत्र है, ध्यान रखना। उसके लिए सूत्र है राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटा और राज्य की जनसंख्या भी कौन सी, ध्यान देना, 1971 की है, 1971 की है, प्लस राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, और यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर? अगर आपको एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? राज्य की जनसंख्या लेनी है टोटल, और कौन सी आधार वर्ष आपको जनसंख्या के सर्वमान्य आंकड़े कौन से मानने हैं? 1971 की जनसंख्या को लेकर चलना है, और बटा करना है राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या को, और गुणा 1/1000 करना है। इस आधार पर ध्यान रखना, राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य 129 है, ठीक है। राजस्थान में एक विधायक के मत का मूल्य कितना है? 129 है। ये इस बात का ज़रा ध्यान रखेगा। ये 1971 वाला कब तक चलेगा इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। इससे पहले देखो, विधायक के मत का मूल्य निकाल लिया, ठीक उसी तरीके से अब आपको सांसदों के मत का मूल्य भी निकालना है। तो सांसदों का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सांसद का जो मत मूल्य है वो कैसे निकलेगा? तो समस्त राज्य विधानसभाओं व दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के मतों के मूल्य का योग बटा संसद के निर्वाचित सदस्य
संसद की कुल निर्वाचन सदस्य संख्या अगर आपसे पूछ ले, ध्यान रखना मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना देता हूँ, हालांकि संसद का जो टॉपिक है विस्तार से अपन उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आ गया है तो देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संसद की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है, संसद की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है, अगर आपसे वो पूछ ले तो इसका ऑप्शन चुनना, ऑप्शन दे देगा जैसे अ 790, ब 776, स 552, द 545। 4 ऑप्शन आपके सामने वो रख देता है, ठीक है ना। और आपसे कहा जाता है कि बताइए संसद की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है, तो ऐसे में आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए ब 776। कैसे आएगा बता दूं, 790 तो तब होता जब यहां से निर्वाचित शब्द हटा दिया जाता, यानी लोकसभा, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, क्लियर, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी के 545, क्योंकि 543 निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का विचार है। अब ध्यान रखना, वर्तमान में एक संविधान संशोधन 104/2020 है, वो इस संबंध में कुछ संशोधन करता है, बाद में बताऊंगा जब संसद वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कितने मनोनीत करता है, आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने पर 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2020 में हो रखा है, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है, राज्यसभा की टोटल सदस्य संख्या कितनी है 245, ठीक है ना। 245 में से 233 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अगर यहाँ पे निर्वाचित शब्द हटा दिया जाता और पूछा जाता कि टोटल कितने हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए 790 का आंकड़ा आएगा, जबकि इसमें से 2 माइनस करो, इसमें से 12 माइनस करो, निर्वाचित सदस्य संख्या आ जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो 543 प्लस 233 को आप जोड़ोगे तो 776 आएगा। यानी इसने अपन से पूछा यही था कि संसद की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है, तो 776 है। ध्यान रखना, 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को इंगित करता है और 545 लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या को इंगित करता है। क्लियर हो गया ये यहाँ से डाउट। तो यहाँ पे एक सांसद का अगर मत मूल्य निकालना हो तो उसके लिए आपको सूत्र क्या लगाना है, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के मतों का योग, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होंगे, उनके मतों का योग निकालना है। बट्टे में क्या ले जाना है, संसद के निर्वाचित सदस्य संख्या ले गई है, आपके एक सांसद का मत मूल्य हो जाएगा। और एक सांसद का मत मूल्य कितना है, 708, ठीक है। एक सांसद के मत का मूल्य कितना आ रहा है, 708, क्लियर है। जबकि राजस्थान में एक विधायक के मत का मूल्य कितना है, 129। न्यूनतम अगर आपसे पूछ दे कि ऐसा कौन सा राज्य है, जबकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिक्किम में एक विधायक के मत का मूल्य है बराबर 7, क्लियर। और उत्तर प्रदेश के अंदर जाओगे तो 208, वो सर्वाधिक है, क्लियर। तो राजस्थान का आपको पता लग गया, सिक्किम का आपको पता लग गया, सांसद के एक मत का मूल्य 708 होता है, ये अपने को चीज़ नॉलेज पता लग गई, ठीक है। सूत्र आपके सामने है, इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की और चर्चा करते हैं। अब देखिएगा ज़रा कि ये 1971 की जनसंख्या के आंकड़े कब तक चलने हैं, कब कब संशोधन हुए, कब कब क्या हुए, ज़रा देखिएगा। बयालीसवां संविधान संशोधन,
42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 के द्वारा वर्ष 2000 तक जनसंख्या की सुसंगत आंकड़े का आधार 1971 की जनगणना के आंकड़ों को रखा गया किंतु ध्यान रखना, पहले ये कहाँ तक था, 2000 तक था, लेकिन मैंने अभी भी सूत्र लिखा था तो वहाँ पे आधार वर्ष किसको रखा था, 1971 की जनगणना के आंकड़ों को लेना है। किंतु तो क्या हुआ था, किंतु 84वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था आपके 2001 में के तहत इसे 2026 तक यथावत रखा जाएगा। यानी 1971 की जनगणना के आंकड़ों को 2026 तक जो चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, वहां तक इसको यथावत रखा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर हो गई चीज़ यहाँ तक? ठीक है। अब आपको एक विधायक के मत का मूल्य निकालना आ गया है, एक सांसद के मत का मूल्य निकालना आ गया है। 1971 की जनगणना के आंकड़ों को कहाँ तक यूज़ में किया जाएगा, कौन से संविधान संशोधन के तहत यूज़ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए और निर्वाचन के अंदर अपन से क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है। निर्वाचन के अंदर ध्यान रखना, इसके जो निर्वाचन कर राष्ट्रपति, मैं एक चीज़ बता दूं, भारत के अंदर चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री से संबंधित चुनाव हो, चाहे एक सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायकों का चुनाव हो, ये चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी संस्था का नाम होता है निर्वाचन आयोग। ठीक है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वह इनके चुनाव निश्चित समय अंतराल पे करवाता रहे। क्लियर है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी तो किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की होती है। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन से संबंधित और फैक्ट्स की अपन बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग कराता है। आयोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि चुनाव संबंधी यदि कोई विवाद हो, तो उसका विनिश्चय, उस प्रश्न का विनिश्चय जो है या उसका निर्णय जो है किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये ध्यान रखना, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी तो इसकी है, लेकिन मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, चुनाव के अंतर्गत अभ्यर्थी जो जीता है उसकी घोषणा होती है, और घोषणा होने के 30 दिन के भीतर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा, अभ्यर्थी कौन, जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल था, यदि उस अभ्यर्थी द्वारा या जो निर्वाचक मंडल था, ऐसे 20 या उससे अधिक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा क्या कर दी जाए, शिकायत कर दी जाए कि हम इन आंकड़ों से, हम इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उससे संबंधित विनिश्चय या निर्णय जो है, याचिका पर निर्णय कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो उससे संबंधित याचिका कौन दायर करवा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उससे संबंधित याचिका दायर करवाने का अधिकार किस किस को है। एक तो उस चुनाव में जो अन्य उम्मीदवार हैं उनको, अभ्यर्थी जिसने चुनाव में भाग लिया है, नामांकन भरा है। दूसरे वो लोग जो चुनाव में यानी निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, ऐसे 20 या अधिक लोग जो निर्वाचक मंडल का हिस्सा है वो लोग कर सकते हैं, या फिर इस चुनाव में भाग लेने वाला एक अभ्यर्थी जो अन्य उम्मीदवार है जो चुनाव हार चुका है वो इस संबंध में याचिका दायर करवा सकता है। कहाँ पे? उच्चतम न्यायालय में करवा सकता है। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान देना, ऐसी याचिका 30 दिन के भीतर यानी अभ्यर्थी जिसने राष्ट्रपति पद जीत लिया है या राष्ट्रपति पद पर जिसको विजयी घोषित किया गया है, उस अभ्यर्थी की घोषणा होने पर उसकी घोषणा के 30 दिन के भीतर ऐसी याचिका दायर हो जानी चाहिए। 30 दिन के पश्चात ऐसी कोई याचिका दायर नहीं होगी। तो लिख दीजिए, राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में याचिका किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थी की जगह अपन लिखते हैं उम्मीदवार अथवा 20 या अधिक निर्वाचक मंडल के सदस्य, जो निर्वाचक मंडल अपना बना था ना, संसद के निर्वाचित सदस्य थे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे, दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे, उस निर्वाचक मंडल के या तो 20 या उससे अधिक सदस्य द्वारा दायर की जाएगी। किंतु परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर, यानी अगर आपको याचिका दायर करवानी है उसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा? 30 दिन का। 30 दिन बीत गए उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, कौन दायर करवा सकता है? या तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला कोई अन्य उम्मीदवार जो कि भाई ये नहीं बनना चाहिए था, ये कैसे बन गया, तो अन्य उम्मीदवार उस पर आपत्ति जता सकते हैं, या फिर निर्वाचक मंडल में से 20 और उससे अधिक सदस्य जो हैं वो उसमें क्या कर सकते हैं? आपकी याचिका दायर करवा सकते हैं। क्लियर हो गई चीज? और दूसरी चीज ध्यान रखना कि निर्वाचन करवाने की जिम्मेदारी, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जो है वो निर्वाचन आयोग की है, लेकिन उसके संबंध में अगर कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे विवादों का जो निर्णय है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। और ये बात किसके अंदर है? अनुच्छेद 71(1) के अंदर। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और बात करते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा, और कुछ चर्चा करते हैं जल्दी से।
अब जरा ध्यान दीजिए और क्या क्या चीज़ें हैं। ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग इस संबंध में अधिसूचना जारी करता है, कब करता है, कैसे करता है, उसकी भी जरा अपन को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, या आरएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, उनकी दृष्टि से भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिएगा कि क्या बातें हैं। देखिए, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी तो उनकी होती है, लेकिन इस संबंध में कुछ अधिनियम भी बनाया गया है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। ध्यान रखना, इसमें अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। इस अधिनियम के अंदर 3 बार संशोधन हो चुके हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। पहला संशोधन हुआ था 1974 के अंदर, दूसरा हुआ था 1977 के अंदर, तीसरा संशोधन हुआ था 1997 के अंतर्गत। क्लियर है? इसमें 3 संशोधन हुए थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इसके तहत, इस अधिनियम के तहत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इनके चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहती है। तो देखिएगा, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन संबंधी अधिसूचना जारी करता है। कब करता है? ध्यान रखना, अधिसूचना जारी करता है तब, कब करेगा इसकी लाइन में लिख देता हूं। वर्तमान राष्ट्रपति के पदावधि पूर्ण होने से 60 दिन पूर्व, 60 दिन पूर्व जो है इस संबंध में अधिसूचना क्या हो जाती है? जारी हो जाती है। क्योंकि इस बात की चर्चा मैंने की थी कि भाई राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो है वो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, पदावधि पूर्ण होने से पहले ही चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, ताकि एक हटे तो तुरंत दूसरा खड़ा हो, उसका वो जो उत्तराधिकारी हो वो राष्ट्रपति पद छोड़ने के तुरंत बाद वहाँ पे अवेलेबल हो कि हाँ भाई मैं चुनावा हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, तो मैं इस कुर्सी को ग्रहण कर सकता हूँ। तो 60 दिन पूर्व अधिसूचना जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दी जाएगी। अब अधिसूचना जारी हो गई, अधिसूचना जारी होते ही क्या होगा? नामांकन भरने का दौर शुरू होगा। तो नामांकन भरने की अंतिम तिथि कौन सी होती है? कि अधिसूचना जारी होने से, अधिसूचना जारी होने की तिथि से, अधिसूचना जारी होने की तिथि से 14वें दिन तक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नामांकन की समीक्षा होगी, जांच होगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी नामांकन डिटेल भरी हुई है वो सही है या नहीं। नामांकन समीक्षा का दौर शुरू होगा और नामांकन समीक्षा के दूसरे दिन से नाम वापस लेने की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी।
ठीक है, यह इस अधिनियम की धारा 4 के अंदर उल्लेख है, ध्यान रखना। अधिनियम 1952 की धारा 4 के तहत क्या उल्लेख है कि नामांकन भरने की अंतिम तिथि तो क्या होगी, अधिसूचना जारी होने की तिथि से 14वें दिन तक। उसके बाद क्या होगा, नामांकन पे समीक्षा होगी कि सही है या गलत, ठीक है ना, उस पर जांच होगी। समीक्षा के दूसरे दिन से नाम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, और शुरू होगी इस बात का उल्लेख, ये सारी डिटेल, इस डिटेल का उल्लेख किस में है, और अधिनियम 1952 की धारा 4 के अंतर्गत इन सब बातों का क्या है, उल्लेख है। क्लियर हो गई ये चीज? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ बातें और इसके अंदर चर्चा करनी है। एक देखो, अपन ने चर्चा की थी जब निर्वाचन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने इस बात को लेकर चर्चा की थी, न्यूनतम कोटा, या इसके लिए आपको शब्द मिलेगा निर्वाचन कोटा, है ना। तो मैं अब आपको यहां पे एक चीज बता दूं कि संविधान के अंतर्गत निर्वाचक मंडल निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख तो है, लेकिन इस निर्वाचन कोटे को लेकर किसी प्रकार की कोई उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख किया गया था, ध्यान रखना, इस अधिनियम में संशोधन हुआ था, और संशोधन हुआ था यहाँ पे, तो ध्यान रखना ये संशोधन होगा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन नियम, ध्यान रखना, क्योंकि अधिनियम तो 1952 में बन गया था, अब इसमें चेंजेस हो गए, तो वो किस नाम से होंगे, नियम होगा। नियम कौन सा, 1974 के तहत निर्वाचन कोटा का उल्लेख है। अब निर्वाचन कोटा होता कैसा है, मैंने इसको भी लेकर चर्चा की थी कि क्या करना है, निर्वाचन कोटा कैसे ज्ञात किया जाता है। निर्वाचन कोटा कैसे ज्ञात किया जाता है, इतना तो पता लग गया कि 1974 के तहत यह शब्द काम में लिया गया। निर्वाचन कोटा होता क्या है ये जरा ध्यान रखिएगा, फिर से लिख देता हूं, हालांकि इसकी चर्चा हो चुकी है, फिर भी देख लीजिए। कुल वैध मत आपको लेने हैं, टोटल जितने भी हैं, कुल वैध मत के अंदर 2 का भाग देना है, और इसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है, आपका निर्वाचन कोटा आपको ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? इतनी डिटेल नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए, उसके बाद क्या होता है, जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जो मत पत्र होता है, वो मत पत्र किस प्रकार का होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। उसके फॉर्मेट में इस तरीके से 2 कॉलम होते हैं, ध्यान रखना। मत पत्र के अंदर 2 कॉलम हो जाएंगे। पहले वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना, अभ्यर्थी का नाम लिखा होगा, अभ्यर्थी का नाम लिखा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वरीयता का क्रम होंगे, दिए होंगे 1 2 3 4 5 जितने उम्मीदवार है उसके हिसाब से वरीयता का क्रम दिया होगा। ध्यान रखना, इन मतपत्रों के अंतर्गत किसी भी अभ्यर्थी के सामने कोई चुनाव चिन्ह नहीं होगा, किसी भी प्रकार का चुनाव चिन्ह नहीं होगा। ध्यान रखना, इस मतपत्र के अंदर केवल 2 कॉलम होंगे, 2 कॉलम के अंदर यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम लिखा होगा, और उनके आगे इस तरीके से क्या हो जाएगा, वरीयता क्रम हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर एक सांसद का मतपत्र है,
पहचान कैसे होगी भाई कि सांसद का मतपत्र कौन सा ना और विधायक का मतपत्र कौन सा, तो उसके लिए अलग अलग कलर होते हैं, ध्यान रखना। विधायक के मतपत्र का रंग और सांसद के मतपत्र के रंग का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सांसद का मतपत्र होगा तो वो रंग हरे में होगा और विधायक का मतपत्र जो होगा वो गुलाबी रंग के अंदर होगा। हालांकि इन चीज़ों पे इतना लेकर प्रश्न नहीं पूछता, फिर भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ और एक बता देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई मतदाता जो है इन वरीयता में से एक भर के आ जाता है, बाकी खाली छोड़ के आ जाता है, यानी जिन मतपत्रों में प्रथम वरीयता के अलावा अन्य को खाली छोड़ दिया जाता है, ऐसे मतपत्र निशेषित मतपत्र कहलाते हैं। एक्सहॉस्टिंग मतपत्र, ध्यान रखना। और जिन मतपत्रों में प्रथम वरीयता के अलावा अन्य वरीयताओं का उल्लेख होता है, वे मतपत्र कैसे कहलाते हैं, अनिशेषित मतपत्र कहलाते हैं। क्लियर है? इतनी चीज़ ध्यान रखना। हालांकि ये बहुत बड़े कंपटीशन के काम के हैं, वहाँ पे जो कथन आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, वहाँ पे लेकर इनको पूछा जाता है। जो फर्स्ट ईयर है, कॉलेज लेवल की तैयारी करते हैं या उनके काम की नहीं है, यूपीएससी लेवल की यहाँ पे पूछे जाते हैं ये स्टेटमेंट्स। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा और इसके अंदर। अब तक अपन ने चर्चा कर दी है इसकी निर्वाचन के प्रोसेस को लेकर के, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से मतों की गणना की जाती है, निर्वाचन कोटा कौन से नियम के तहत आया था, किस अधिनियम के तहत इनकी निर्वाचन प्रक्रिया होती है, नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या होती है, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि क्या होती है, एक सांसद का मत मूल्य क्या होता है, एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है। क्लियर? उन सब बातों को लेकर अपन ने चर्चा यहाँ पे कर दी है। यदि हमने इस बात को लेकर भी चर्चा की कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निर्णय करने का अधिकार जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के पास होता है। क्लियर? इन सब बातों को लेकर चर्चा कर दी है, यानी अनुच्छेद 55 तक अपन ने हर एक बात की डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए अनुच्छेद 56 को लेकर। अनुच्छेद 56 किस बात को करता है? अनुच्छेद 56 चर्चा करता है राष्ट्रपति के कार्यकाल को। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद 56 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति समय से पूर्व
अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा और उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। क्यों देगा? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है और इस बात का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद आर्टिकल 79 के तहत इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह संसद का एक अभिन्न अंग है। इसलिए जब भी राष्ट्रपति समय से पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा तो उपराष्ट्रपति इस संबंध में सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। और क्या बात हो सकती है कि राष्ट्रपति को उसके पद से पूर्व केवल अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर? ध्यान रखना, हटाने का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में है, लेकिन इस बात का उल्लेख कहाँ हो रहा है कि उसको इससे हटाया जाएगा? अनुच्छेद 56 के तहत हो रहा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से पूर्व केवल अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। क्लियर हो गई? अनुच्छेद 56 को लेकर ध्यान रखना। मेन इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल है पद ग्रहण की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक है। राष्ट्रपति समय से पूर्व अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। तीसरा है, राष्ट्रपति को उसके पद से पूर्व केवल अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा एक अनुच्छेद 57 को लेकर चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के संबंध में, अनुच्छेद 57 का संबंध किससे है? किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के संबंध में। अर्थात क्या होगा? एक व्यक्ति जो है कितनी ही बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, पहला वीडियो अपलोड आज ही किया गया है और वीडियो अपलोड करने के पश्चात ही आपका अपार स्नेह और प्रेम हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई कमेंट कीजिए। इसके अलावा जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, हमारी टीम द्वारा ऑफलाइन कक्षाएं भी जल्दी से शुरू की जाएगी और आप अगर चाहते हैं कि गणित विषय की शिक्षाएं, गणित विषय के लिए शिक्षण, अंग्रेजी विषय के लिए शिक्षण हेतु भी YouTube पे आपको वीडियो अपलोड कराई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन के अंतर्गत जाके हमें कमेंट कीजिए कि आपको कौन से विषय के लिए YouTube वीडियो की आवश्यकता है। हम शीघ्र अति शीघ्र ही उसको अपलोड करेंगे
उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख के हमें अवश्य भेजें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।